हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं आपका डॉन सर। तो दो स्टूडेंट्स हु आर इन जस्ट क्लास 10 पास किए हो, वी द टीम ऑफ BWD along with me डॉन सर have launched a new series। और ये न्यू सीरीज क्या है बेटा? आरंभ 1.0। सो आप लोग सभी क्लास 10 अभी पास कर चुके हो या पास करने वाले हो कुछ दिन पहले तक। एंड आई होप दैट जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उन लोगों ने थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी कि कौन से टीचर्स, कौन से यूट्यूब चैनल से हम लोग पढ़े, और इस रीजन के चलते हम लोगों ने शुरू की है आरंभ 1.0। इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर मल्टी टास्किंग सिस्टम। यहां पर आपके पूरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे विद ऑल द चैप्टर्स रिलेटेड टू NCERT, JEE, नीट, CUET, सारे के सारे डिटेल एनालिसिस एंड वीडियोस एंड लेक्चर्स आपको सब कुछ मिला जाएगा। नेक्स्ट, इसके साथ आपको DPPs वगैरह भी मिलेंगे, जिसमें आपको डेली शीट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग क्वेश्चंस वही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है, हजारों क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, 50 से 60 इलस्ट्रेशंस करेंगे हर चैप्टर में, जो कि पूरी चैप्टर बन जाती है। तो क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो हम लोग ने कंप्लीटली ये लॉन्च किया है कंप्लीटली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। हालांकि वो बच्चे भी हैं जहां पर क्लास 12 पास आउट है या क्लास 12 पढ़ रहे हैं, और उनको भी स्टार्टिंग से ही पूरी मोल से, ऑर्गेनिक से, फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से सारे की चीज इंफॉर्मेशन है या प्रिपेयर करने वाले हैं। या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास 11th के लेक्चर्स बहुत सारे कम हुए या किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो भी इस कोर्स को डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कोर्स, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स। और मैं आशा करता हूं कि हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है फ्री में, हालांकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि पेड कोर्सेज वगैरह चलाते हैं, हम लोग कोई पेड कोर्सेज नहीं चलाते बेटा, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आई होप दैट ये आपको पूरी हेल्प करे। मैं पर्सनली आपको ये बोलना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए आप टेंशन ना लो, आपकी पूरी केमिस्ट्री के लेक्चर्स डिटेल में आपको एनालिसिस मिल जाएंगे एंड यूल फील फ्री, यूल फील रिलैक्स्ड कि आपके पास सारे चीज अवेलेबल है इन डिजिटल मीडिया फॉर्म। तो विदाउट डिलेइंग एनी मोर थिंग्स मैं डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहता हूं। तो प्रैक्टिकली आरंभ 1.0 विल स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री इज समथिंग व्हिच इज, हम लोगों ने बहुत सारा चीज सुना है या देखा है या परखा भी है, लेकिन एक चीज याद रखना है बेटा, कुछ भी करो आपको सिलेक्शंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री किसके साथ रिलेटेड है, कितना है, कितने क्वेश्चन बनेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। थोड़ा थ्योरी, ज्यादा न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर ज्यादा आधारित होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि थ्योरी आप नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे। तो पूरी केमिस्ट्री की क्लास 11th या 12th में एक वर्ड आपको एनी टाइम चाहिए। एक वर्ड है जो आपको, मैं बोल सकता हूं, दिस इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर बच्चा ये कर ले तो पूरी 2 साल पूरा कंटिन्यूअसली सारे न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप आराम से कर पाओ। और वो वर्ड होती है कुछ और नहीं बेटा, वो वर्ड होती है मोल। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है NCERT के हिसाब से, लेकिन उस चैप्टर को बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे जगह पर मोल कंसेप्ट भी यूज किया गया है। तो व्हाट इज अ मोल? जैसे बाजार में आप गए एंड आपको पूछा गया कि 1 डजन केले दे दो, तो 1 डजन केले का मतलब क्या होता है कि 1 डजन जो होता है वो 12 के हिसाब से होती है। सो 12। अगर मैं राशन की दुकान में जाऊं और पूछूं कि मेरे को 1 क्विंटल की आप चावल का एक बस्ता दे दो, तो इसका मतलब उस 1 क्विंटल में कितने किलो हो गए? 100 किलो। तो कुछ एक नंबर्स होते हैं, वैसे ही ये नंबर जो है मोल, इट इज नथिंग बट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये होती है आपकी मोल की नंबर, ठीक है। इस नंबर को एक महान से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो।
इसलिए इस नंबर को भी एवोगैड्रोस नंबर डिनोट किया गया है। इस नंबर को आज से क्या नाम बोल सकते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एवोगैड्रो, मतलब यही वो साइंटिस्ट है एवोगैड्रो जिन्होंने ये मोल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की बेटा, और उनके ही नाम पे ये नंबर दिया गया। कभी कभी किसी बुक्स में इस नंबर को आप एन नीचे कैपिटल ए भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ये एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, ए को नीचे लिखा गया है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो चलो मोल का डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल कोर्स करेंगे एनसीईआरटी से लेके एकदम हाई लेवल तक, तो हमको पूरा बारीकियों से जानना पड़ेगा, पूरा खोल तोड़ मरोड़ के हमको पूरी चीज कॉन्सेप्चुअली हमको क्लैरिटी में रखना है बेटा। तो व्हाट इज अ मोल? तो डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चा। मोल इज डिफाइंड एज, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, ऐसे लिखो बेटा कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज the number of particles. One mole of a substance is defined as the number of particles present in 12 grams of carbon 12 isotope, carbon 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप में जितने भी पार्टिकल्स, अगर इसके 12 ग्राम ले लिया जाए, इसके 12 ग्राम से अगर ले लिया जाए, तो 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इन अदर वर्ड्स जितने भी एटम्स होंगे, उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या डिजाइन करेंगे बच्चों? आज से नाम क्या देंगे? वन मोल। तो इसका मतलब वन मोल कुछ और नहीं है बेटा, डेफिनेशन के हिसाब से वो उतना ही नंबर ऑफ एटम्स है जो कि 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप पे पाया जाता है, ठीक है। तो एक मोल जो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 जो कि एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, वो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स है जो 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप पे पाया जाता है। ये हमारे डेफिनेशन हो गए। लेकिन इसको किया कैसे? देखो बेटा सिंपल सा चीज है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, हम ज्यादा कुछ मैंने जैसा कोर्स ही लॉन्च की है, तो ज्यादा मैं आज पहली बार है, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी हम लोग फ्रेंडली होना चाहते हैं, वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली। आप मेरे से अच्छे से बात करो, वी विल टॉक, यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूंगा जहां से आप कनेक्ट हो पाओगे मेरे से डायरेक्टली। सो प्लीज डोंट वरी फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सारे बच्चे एक डिटेल्स में काम करें, हम लोग एक साथ एक रिलेशन में आए कि आप मेरे से कोई भी अपना प्रॉब्लम शेयर करो, मैं भी आपको सॉल्व करूंगा। खाली केमिस्ट्री की नहीं बेटा, जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, एक्सपीरियंस भी मेरा है बेटा, और लास्ट 14 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 14 साल से पढ़ाते पढ़ाते वनवास तो नहीं गया अभी, लेकिन वनवास खत्म करके आया हूं बेटा, ठीक है। वनवास नहीं गया, 14 साल से वनवास में नहीं था मैं, 14 साल के बाद रिटर्न आया हूं वनवास में। अभी वनवास से अब मैं रिटर्न आ चुका हूं, ताकि बच्चों को मैं उतना अपलिफ्ट कर पाऊं, ताकि उनके सिलेक्शंस या अच्छे बोर्ड के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सारे बन जाए, और आपकी फैमिलियां भी आपके साथ सपोर्टिव हो, इन ऑर्डर दैट यू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है बेटा। तो कार्बन 12 आइसोटोप में जितने भी 12 ग्राम लिए, उतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें जितने होते हैं, उसको कितने बोले गए हैं? वन मोल। अच्छा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या किया? तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एक काम किया था। क्या काम किया था मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक इंस्ट्रूमेंट होती है, इसका नाम होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है बेटा। मास स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया। साइंटिस्टों ने क्या किया? उन्होंने काम लगा दी कि इसके ऊपर, उस मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर 12 ग्राम उन्होंने डाल दी। किसकी? कार्बन की 12 वाली आइसोटोप, ठीक है, कार्बन की 12 वाली आइसोटोप। तो कार्बन 12 जो आइसोटोप उनको मिला, उनका 12 ग्राम उन्होंने लिया। ध्यान से सुने, कार्बन 12 के जो आइसोटोप मिले, उनके 12 ग्राम उन्होंने ले लिए। लेने के बाद उनको पता चला कि इस 12 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं ऑफ कार्बन। तो बच्चों, साइंटिस्ट को क्या पता चला कि अगर 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप ले लिया जाए तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स।
और ये 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स को ही बाद में जाके उन्होंने कन्वर्ट कर दी या कंफर्म कर दी इस पॉइंट को कि इसी को हम लोग आज से क्या नाम देंगे, 1 मोल देंगे। इसी को भी आज से हम लोग क्या नाम देंगे, 1 मोल देंगे। तो पहले क्या क्या साइंटिस्ट लोगों ने, और ये कौन से महान साइंटिस्ट थे बेटा, कौन से महान साइंटिस्ट थे, एवोगैड्रो। ठीक है, तो एवोगैड्रो ने क्या किया बेटा, एकदम सिंपल सा चीज है बेटा, इट्स द बेस्ट वीडियो आई एम गोइंग फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, कि कोई भी एक साइंटिस्ट ने क्या कुछ नहीं किया था। एवोगैड्रो जाके अपने ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के साथ डिस्कस किया कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स मिल रहे क्या करेंगे, एक 1 टन इज 1000, यहां तक तो समझ में आता था। अभी इतने बड़े नंबर्स, इतने ज्यादा पार्टिकल्स मिल गए, उनको क्या कैसे कैलकुलेट किया जाए, उनके दिमाग में फट गई थी क्या करना है। अब उन्होंने एक आइडिया लगाई, एवोगैड्रो और साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर क्या किया बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर में 12 ग्राम कार्बन के 12 वाले आइसोटोप के डाल दिए। कार्बन के 12 वाले आइसोटोप में जब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मिला कार्बन में, वो कंफर्म किया, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर, हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको जानना तो जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री खाली ऐसा मत पढ़ो कि खाली बुक में ही है, आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाल दी 12 ग्राम, और वहां से क्या मिला बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन मिल गए उनको, और वहीं से उत्पन्न हुआ 1 मोल नाम का चीज। ठीक है, अब जो 1 मोल नाम का चीज था, वो स्टार्टिंग में तो कार्बन नहीं था बेटा। तो फर्स्ट रिलेटिव पॉइंट, अगर आप पहले किसके साथ तुलना कर रहे हैं, हम लोग कार्बन के साथ तुलना करें, तो फर्स्ट इट वाज नथिंग बट द फर्स्ट रिलेटिव पॉइंट, the first relative element was hydrogen, उसके बाद ऑक्सीजन, एंड देन फाइनली उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया था, कार्बन। ये ध्यान में रखा जाए बेटा, लिख लीजिए इस पॉइंट को, नोट कर लीजिए, हर चीज को नोट करना जरूरी है। हाँ बेटा, नोट करना हमेशा जरूरी है, आप ये ध्यान में रखिए कि फर्स्ट किसके साथ नोट किया था उन लोगों ने, किसके साथ रिलेटिवली काम किया था, हाइड्रोजन के साथ पहले काम की, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ किया, एंड फाइनली आप उन्होंने किसके साथ कंपेयर की, कार्बन के साथ। ठीक है, अब जब हम लोग ये पार्टिकल्स वर्ड यूज कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स का मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारे केमिस्ट्री में क्या क्या हो सकते हैं बेटा, एटम्स हो सकते हैं, कैन बी एटम्स, कैन बी मॉलिक्यूल्स, बेटा ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कैन बी आयंस हो सकते हैं, कैन बी लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स का मतलब कुछ भी पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ उन्होंने दिया। नाउ दीज थिंग्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के भीतर ही डिजाइन या दिखाई देता है, ये लोग नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। बेटा नेकेड आई का मतलब क्या होता है बता देता हूं, जैसे आप मेरे को देख रहे हो पूरी आंखों से, हालांकि बहुत बच्चे अभी भी होंगे जो चश्मा पहन के मेरे को देख रहे हैं, लेकिन नेकेड आई का मतलब होता है आप डायरेक्टली देख सकते। बिना चश्मा का भी अगर आप मैं बोलूं कि आप मेरे को देख रहे हो, मेरे आसपास तो एयर के मॉलिक्यूल्स है बेटा, एयर के मॉलिक्यूल्स है, ये एयर के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर, क्या आप उस एयर के मॉलिक्यूल्स को दिखाई दे रहे हैं, नहीं। आई एम अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मेरा क्या है, कोई भी चीज जैसे आप देख सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, लेकिन जो चीज आप देख नहीं सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही सॉरी, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये चीज उत्पन्न हुआ था। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही उन्होंने यूज किया 1 मोल। ठीक है, उन्होंने यूज किया 1 मोल। मैक्रोस्कोपिक के लिए 1 क्विंटल है, 1 टन है, 1 दर्जन है, ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं। माइक्रोस्कोपिक के लिए उन्होंने क्या डिजाइन किया बेटा, 1 मोल की वैल्यू। ठीक है, तो आज क्योंकि पहला लेक्चर है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स पे इस लेक्चर में नहीं डालने वाला हूं बेटा, लेकिन कुछ एक दो चीज हम लोग को बहुत क्लैरिटी से रहनी चाहिए। एंड व्हाट इज द फर्स्ट क्लैरिटी दैट वी नीड टू नो, कि ये मोल जो है वो है तो मुझे पता है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगला टॉपिक बच्चा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चीजों को पूरा लाइन टू लाइन कैलकुलेट करना है हम लोगों को। सो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे, ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। यही जो 4-5 फॉर्मुलास मैं उठा रहा हूं बेटा, यही 4-5 फॉर्मुलास आपको हमेशा चाहिए। पहला, मोल्स जो हम लोग लिखते हैं
वो कौन से लेटर से लिखते हैं? स्मॉल एन. स्मॉल एन इज द लेटर दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स. तो पहला फॉर्मूला है बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोल्स इज, आपको देगा पेपर में ना गिवन मास देंगे, कोई भी एक मास दिया जाएगा और आप उसको किससे डिवाइड करोगे बेटा? मोलर मास. क्या बोलोगे बेटा? मोलर मास. और ये फॉर्मूला आपके सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों के लिए आप यूज कर सकते हो. तो बेटा क्या हो सकता है, कभी पेपर में आपको बोल दे कि इतना नंबर ऑफ इतना मास है, इतना मास है, और फिर पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो बेटा. उस समय आपको क्या करनी है? गिवन मास जो आपके पास है, गिवन मास जो आपके पास है, उसको किससे डिवाइड करोगे बेटा? मोलर मास से. आप मोलर मास से उसको डिवाइड करोगे ही. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल. नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, न्यूट्रॉन दे सकता है, आयंस दे सकते हैं, मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है. उसको आप किससे डिवाइड करोगे? ये वाला से. अच्छा सर ये वाला क्या था, ये वाला क्या था, ये वाला क्या था बेटा? ये वाला क्या था? ये था अपन लोगों का एवोगैड्रोस नंबर. इस नंबर का नाम क्या था? एवोगैड्रोस नंबर. यही वो महान इंसान है जिसने मोल कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे काम किए बेटा. इनको सम्मान देते हुए हम लोग इस चीज को Na लिखते हैं. ठीक है. और ये भी बेटा आप सॉलिड के लिए भी लिख सकते हो, लिक्विड के लिए भी लिख सकते हो, और गैस के लिए भी लिख ही सकते हो. ठीक है. तो ये दो मेन फॉर्मूलाज हो गए. ठीक है. हालांकि पहला वाला बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, दूसरा वाला है. तीसरा फॉर्मूला जो आपको मिलेगा दैट इज n इक्वल्स टू, काम करता हूं मैं पेज में ही चले जाता हूं. ठीक है. तीसरा फॉर्मूला नोट करते जाओ बेटा, नहीं तो पॉज करके आप आराम से फिर से रिपीट करो चीजों को. ठीक है. n इज इक्वल्स टू मोलारिटी into volume, and volume must be in liters. मतलब क्या हुआ बेटा इसका कि मोलैरिटी क्या है? अब पहला पॉइंट सर ये वर्ड नया सुना है, पता है बेटा, मेरे को भी पता है, नया सुना है. अब मोलैरिटी का मतलब होता है कंसेंट्रेशन. क्या होता है बेटा? कंसेंट्रेशन. सर व्हाट इज कंसेंट्रेशन बता दो बेटा. देख बेटा, अगर तू लैब पे जाए, तुम अपने कोई भी स्कूल या कॉलेज जहां पर भी पढ़ रहे हो वहां पर जाके तो तुमको लैब जाना ही जाना है, केमिस्ट्री के लैब जाना ही जाना है. वो आपको बहुत सारी चीज मिलेंगे. कुछ सोल्यूशंस मिलेगा, कुछ एसिड्स मिलेंगे, कुछ बेसिस मिलेंगे. हर एसिड या बेस या सॉल्ट सोल्यूशंस या कोई डाइज के आपको एक कंसेंट्रेशन मिलता है. ये कितना पावरफुल है, ये कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है. कभी कभी ऐसे डेंजर वाला वो स्केलेटन वाला या स्कल वाला वो फोटो भी डाला जाता है कि बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, ये रिस्की है. ठीक है. तो वो कंसेंट्रेशन चीज क्या है, वो आपको डिफाइन करता है कि कोई भी एक एसिड या बेस या सोल्यूशन कितना पावरफुल है. उस चीज को हम लोग कंसेंट्रेशन बोलते हैं. और कंसेंट्रेशन का सबसे पॉपुलर कॉमन यूनिट जो आपके कोई भी एक बोतल के बाहर पे स्टिकर मारा जाता है, जो भी एसिड बेस आप यूज करो लैब पे, वो वहां पर लिखा जाता है मोलारिटी. सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर वाला यूज होता है मोलारिटी. तो खैर हम लोग इस चीज को यूज तो करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है. फर्स्ट चैप्टर से, फिफ्थ चैप्टर से, सेवेंथ चैप्टर से, सिक्स चैप्टर से, 8वें चैप्टर से पूरा यूज करेंगे. सेकेंड ईयर तो बेटा इसके ऊपर ही आधारित है. ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हमको 4 चैप्टर्स के यहाँ पर एप्लीकेशन आएंगे, हालांकि सेकेंड ईयर में आपको 3-4 चैप्टर्स में इसके एप्लीकेशन होंगे. चलो, मोलैरिटी आज से क्या पता चला कि इट इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स? कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन किस चीज का? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. हालांकि ये चीज है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस. इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस. ठीक है. ये तीसरा फॉर्मूला हम लोगों को पता चल चुका है. फाइन. अब आते हैं हम लोग चौथे फॉर्मूला पे, जो कि अंतिम फॉर्मूला है फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स. दैट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू PV by RT. PV by RT, and this is exclusively किसके लिए यूज करते हैं? Only for ideal gases. Only for ideal gases. ठीक है. Only for ideal gases. So number of moles equals to PV by RT. It is used only for what type of gases? Ideal gases.
अब बेटा आइडियल गैस क्या है, अगर आइडियल है तो नॉन आइडियल भी होंगे। ये हमारे 5वें चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग को पता चलेगा बेटा कि आइडियल एंड नॉन आइडियल दो टाइप ऑफ गैसेस होते हैं। हालांकि नॉन आइडियल को रियल गैस भी बताया जाता है, लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर में अगर कहीं किसी बुक या टेक्स्ट बुक पे आपको आइडियल गैस के बारे में पता चले तो आपको फॉर्मूला याद होनी है बेटा, क्या है, N इक्वल्स टू पीवी बाय आर टी। सर क्या हो गया बता दो बेटा, यहाँ पर N इक्वल टू पीवी बाय आर टी क्या है, तो N इक्वल टू पीवी बाय आर टी का मतलब क्या है बेटा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मैं इस इक्वेशन को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिख सकता हूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर आर टी को N से मल्टीप्लाई कर दी। और बेटा इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। नहीं तो किसी किसी किताबों में इसको आपको दिखाई देंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आज से एकदम दिमाग खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए। किसके लिए यूज होंगे बेटा, कौन से चीज के लिए यूज होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए यूज होंगे, ठीक है। हालांकि पीवी इक्वल टू एनआरटी इज द आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। लेकिन बेटा अब तक हम लोग को ये क्लियर नहीं हुई कि पी क्या है बेटा, पी है आपका यहाँ पर प्रेशर, पी है यहाँ पर आपका, पी है आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रेशर, वी है आपका वॉल्यूम, टी है आपका टेम्परेचर, और एन जो है वो मोल्स, वही आपको कैलकुलेट करना है, MOLE मोल्स। एंड आर जो होती है बेटा ये बहुत एक यूनिक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग यूजीसी। सर यूजीसी का मतलब क्या है, ये तो मैंने सर सुना है, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वही जो यूनिवर्सिटीज को अपॉइंट करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, ये इसको हम लोग नाम देंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब पृथ्वी के कोई भी गैस, पृथ्वी का कोई भी एक गैस ये वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू हमेशा फॉलो करता है, जिसकी वैल्यू 2 हो सकती है बेटा, 1/12 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, 1/12 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। नहीं तो बेटा एक और वैल्यू है 8.314, अच्छा 8.314 नहीं लिखता हूं मैं, थोड़ा इजीली करता हूं, 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल, 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। यही होती है दो फिक्स वैल्यूज। ये बेटा ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये दोनों वैल्यू आपको मिले हैं 1/12 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल और 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल, ये दोनों बेटा आपके हमेशा वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं। तो फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूं बेटा, एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हमारे ये आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहता हूँ, ये पहला लेक्चर है बेटा, हम लोग और अगले लेक्चर्स पे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में फर्स्ट वाली नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, फॉर्मूला आपको देंगे गिवन मास बाय मोलर मास, जो कि होती है या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए आप निकाल सकते हो। तो दूसरा कौन सा होता है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए उसको किससे डिवाइड करना है बेटा, Na की वैल्यू क्या है, Na की वैल्यू कितनी थी बेटा, याद करो 6.023 इंटू 10⁻23, ये होती है आपकी Na की वैल्यू। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर Na से डिवाइड किया जाए, ये किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, सॉलिड के लिए भी यूज कर सकते हो, लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हो, गैस के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला N, ये हमारी नई एक फॉर्मूला आ गई है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट कौन से में होनी चाहिए बेटा, वॉल्यूम की यूनिट कौन से में होनी चाहिए, लीटर्स में होनी चाहिए। एंड मोलारिटी, सर ये नया वर्ड, ये क्या हो गया सर, हम लोग को डर लगा, नहीं बेटा डरना नहीं है। मोलारिटी इज अ कंसेंट्रेशन, कहां पर होते हैं ये चीज, ये किस किस के लिए यूज करेंगे, ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। कैसे लिक्विड सॉल्यूशंस, एसिड के सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन, सॉल्ट के सॉल्यूशन, डाइस के सॉल्यूशंस, इंडिकेटर्स के सॉल्यूशंस, बहुत सारे चीजों के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मोलारिटी, जो कि क्या है बेटा, एक कंसेंट्रेशन है। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अगर लीटर्स पे हो तो हम लोग को मिल जाती है मोल्स। और अंतिम फॉर्मूला क्या है बेटा, पीवी बाय आरटी। ये कौन से गैस के लिए यूज कर सकता है, रियल गैस
या नॉन रियल गैस या आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए ही ये सिर्फ करेक्ट है। तो n इक्वल टू पीवी बाय आर टी। पी क्या है बेटा, पी की है वैल्यू आप, अच्छा n इक्वल टू पीवी बाय आर टी को अगर हम ठीक से लिखें तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो एनआरटी तो होगा, यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन होंगे या इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड पी क्या होता है बेटा, प्रेशर होती है। वी क्या होती है बेटा, वॉल्यूम होती है। टी क्या होती है, टेम्परेचर होती है। एन क्या होती है, मोल्स होती है। आर क्या होती है, यूजीसी। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूजीसी का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1/12 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। नहीं तो एक और वैल्यू, कौन सा, 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है बेटा, मैं आज यहां पर ही समाप्त करता हूं, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आज इसका पहला लेक्चर है और हम लोगों ने आरंभ कर ली अपने जीवन का नया अध्याय साइंस स्ट्रीम के तरफ। और कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे और बॉर्न विद डॉन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एकदम शपथ ले लो आज कि BWD के साथ हम लोगों को एक साथ जुड़ के रहना है, आगे बढ़ना है, एंड वी विल टुगेदर ग्रो। डोंट वरी बेटा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको पूरी की पूरी कंटेंट फ्री में मिलेंगे। अपने जितने दोस्त हो उनको बताओ कि ये इंसान पूरा का पूरा आपको फ्री में दे रहा है, पूरा ही कंटेंट, एक्सक्लूसिवली कंटेंट। ऑफलाइन ऑनलाइन के कंटेंट में कोई डिफरेंट नहीं है बेटा। यहाँ पर ऑनलाइन में वो उतना ही चीज बताऊंगा जो मैं ऑफलाइन में बताता हूँ, और वही चीज वही कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। टिल देन बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।